हमें किसी भी कंपनी के तो इनकम स्टेटमेंट हमें किसी भी कंपनी के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताती है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। ठीक है जी। अच्छा ये सारा ही चेंज हो रहा है बट एनी हाउ, तो वो हमें कंपनी के इनकम स्टेटमेंट हमें किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताती है। और ये जो बैलेंस शीट है ये हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। शेयर होल्डर्स हमें चेंज इन इक्विटी बताती है कि ओनरशिप में कितना चेंज आ रहा है। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश इफेक्ट बताती है। अब मैं इसे और प्रिसाइज करता हूँ यहाँ पर कि अगर आप इसे देखें कि जो इनकम स्टेटमेंट है इसे मैं फर्दर बता रहा हूँ, जिसे मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस बताती है, तो ये हमें किसी भी कंपनी की करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है। किसके बारे में लिख रहा हूँ, जब मैं ऐसे लिखूंगा ना I/S, तो ये मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट को। ठीक है जी। और बैलेंस शीट को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। और ये हमें क्या बताती है, पोजीशन। और जो पोजीशन का मतलब है वो ये है, एसेट, ये आपको पता है कि क्या होता है, इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। बैलेंस शीट ऐसे बनती है। फिर उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था ना इनकम स्टेटमेंट में, ये बनती है रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम और लॉस। देखें, अब आपको, अच्छा ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमने अकाउंटिंग को जहाँ पर छोड़ा था, मैं आपको वहीं से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ये सिर्फ आज का एक लेक्चर होगा जिसपे आपको एक बिग पिक्चर मिल जाएगी। और उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग में और फाइनेंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा मेन क्वेश्चन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मुझे आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस में डिफरेंस समझाने के लिए मुझे सबसे पहले आपको जो वो कंटेंट जो हमने अकाउंटिंग में कवर होना से रह गया था थोड़ा सा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपसे जब भी ये पूछा जाए कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑन 4 कंपोनेंट्स, बेसिकली 5 पे भी कहते हैं। वो पांचवा जो होता है वो उनकी चारों की डिटेल होती है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल नोट। तो फिलहाल तो आपके लिए 4 जानना बहुत जरूरी है। तो पहला है इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, किसी भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब उसकी करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मौजूदा उसकी सूरत हाल क्या है। फिर हमें बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। वो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे मेजर की जाती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक हो गया जी। फिर आ जाता है शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर्स हम किसे कहते हैं, कंपनीज, वो पर्संस जिसने कंपनीज के शेयर खरीदे होते हैं वो उस कंपनी के ऑनर्स होते हैं। तो जो ऑनरशिप्स होती हैं जनरल पब्लिक्स में वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, वो चेंज क्यों हो रही होती है, ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई। जैसे अब पीएसओ के शेयर, शेल के शेयर, गूगल के शेयर, डेल के, इंटेल के, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, 576 कंपनीज लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। तो जिनके जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो वो जो खरीद रहे हैं वो बेच रहे हैं, वो उस कंपनी के शेयर्स, उसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स का मतलब होता है ऑनर्स। कि वो उस कंपनी के जितने परसेंट उनके पास शेयर है उतने परसेंट उस कंपनी के मालिक हैं। तो कितने पर चेंज आ रहा है उसकी इक्विटी के अंदर, ये चीज हमें कहाँ से पता चलती है, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी से। फिर फोर्थ वन होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई साहब मैंने सेल की 1 लाख रुपया, उस 1 लाख रुपए में से मैंने सेल की 80,000 रुपए की उधार पर। ठीक है, जबकि मेरी इनकम स्टेटमेंट तो ये बता रही होगी ना, इनकम स्टेटमेंट में ये देखे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर मैंने इनकम स्टेटमेंट पे ये लिखा है कि इनकम स्टेटमेंट कैसे आती है, रेवेन्यू, ये मैंने लिखा है माइनस
ऑल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो नेट इनकम है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो वो नेट लॉस है। ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर मैंने सपोज करें, यहाँ पर हम ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं कि रेवेन्यू मेरा है 1 लाख, माइनस किया मैंने ऑल एक्सपेंस, माइनस कर दिया 80,000, मेरा पास नेट इनकम का आंसर आ गया 20,000। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइएगा, आपके इस 1 लाख रुपए की जो मैंने सेल की है, कितने मैंने पैसों की है और कितनी मैंने उधार की है। तो ये आपको नहीं पता चलेगा जब तक कि आप यहाँ पर आकर नहीं देखेंगे कि आपने जो सेल की होगी उधार पर, यहाँ पर आपने 61 वाली साइड पर एक अकाउंट बनाया होगा, अकाउंट रिसीवेबल। मैं यहाँ पर आया और अकाउंट रिसीवेबल मैंने देखा मेरे 80,000 हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने 20,000 रुपए की 1 लाख रुपए में से मैंने अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि मैंने पैसे लेने हैं। सेल का मतलब मैंने बेचा, कस्टमर को चीज दी, कस्टमर ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैंने टोटल सेल की थी। टोटल सेल हमें इनकम स्टेटमेंट से मिल रही है, और कितनी उधार पर की है उसका इफेक्ट कहां पर जा रहा है, बैलेंस शीट पर 61 वाली साइड पर। अकाउंट रिसीवेबल 61 को कहते हैं, अगर आपको याद हो अकाउंटिंग में ये मैंने आपको पढ़ाया था कि अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि आपने पैसे रिसीव करने हैं आपके कारोबार ने। तो आपके कारोबार में से आपने 80,000 रुपया लेना है किसी से, यानी कि अभी लिया नहीं तो लिया कितना है, 1 लाख माइनस ये, यानी कि अगर आप अक्रूवल का इफेक्ट माइनस कर दें, अगर टोटल में से अक्रूवल का इफेक्ट माइनस हो जाए, उधार का इफेक्ट माइनस हो जाए, तो आपके पास जो आता है वो आता है कैश इफेक्ट, कि मैंने काम कितना किया। अब समझ आया। इनकम स्टेटमेंट कह रही है कि आपने 1 लाख रुपए की चीजें बेची, 80,000 रुपए उसकी कीमत थी, और आपके पास 20,000 है। चले मैं इसे दूसरे तरीके से भी देख लूं, इसे मैं ऐसे 10 कर रहा हूं कि मैंने 1 लाख की सेल की, और 1 लाख का 1 लाख मैंने उधार पर भी वो दे दी, ठीक है। और 20,000 रुपया मेरा एक्सपेंस हुआ, फायदा कितने का, 20,000 का। अब ये इनकम स्टेटमेंट मुझे ये बता रही है, इनकम स्टेटमेंट मुझे ये बता रही है कि आपको 20,000 रुपए का फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। जब मैंने उनसे कहा कि ठीक है जी ये मैं फायदा हुआ, लेकिन मेरे पास वो कैश, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने सारी की सारी जो सेल की है वो मैंने उधार पर की है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरे पास अभी फिलहाल कितना पैसे पड़े हुए हैं, वो ये बताएगा। जैसे यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कि जी मैंने टोटल सेल कितने की, 1 लाख की, अक्रूवल पे कितने की, अक्रूवल का इफेक्ट मुझे इस साइड से मिलेगा, एसेट और लाइबिलिटी वाली साइड से, ठीक है जी। मैंने क्या किया, अक्रूवल पे कितनी है, 1 लाख, कैश मेरे पास अवेलेबल कितना है, 0। अगर ये यहाँ पर मैं 80,000 कर दूंगा अब, तो अब मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है, 20,000। तो यहाँ तक ये पिक्चर क्लियर हुई थोड़ी सी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग का बेसिक काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, 4 कंपोनेंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो हमें किसी भी कंपनी के बारे में एक पिक्चर, ओवरव्यू पिक्चर्स दे रही होती है। तो उसकी पहली स्टेटमेंट का नाम मैंने बताया आपको, इनकम स्टेटमेंट, जो हमें किसी भी कंपनी की करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है। करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिट या लॉस, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में, रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंस। देखो मैंने आपको अकाउंटिंग के अंदर 5 कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, कितने, 5। एक था एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। अब आप जरा गौर से करें, ये पहला कंपोनेंट एसेट, लायबिलिटी, ये इक्विटी, ये तीनों बैलेंस शीट में आ गए। फिर चौथा था रेवेन्यू और पांचवा था एक्सपेंस, ये रहा। इसके अलावा अब रही बात शेयर होल्डर्स इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वो भी इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज करेंगे और इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। यानी कि अकाउंटिंग वो सिर्फ 5 एलिमेंट्स पे, जो मैंने बातें की थी ना आपसे कि अकाउंटिंग इन 5 एलिमेंट्स के बाहर खत्म है, कि अगर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स आ गए तो फिर आपके लिए अकाउंटिंग मसला नहीं है। ठीक हो गया। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इनकम स्टेटमेंट को, इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताती है और इसे कैसे मेजर किया जाता है। फिर हम आ जाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये कंपनी हमें बताए कि इसकी कितनी पोजीशन है। इस अच्छा क्या मतलब है पोजीशन का, कोई बताएगा। मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस शीट हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं, और वो पोजीशन को मेजर कैसे किया जाता है, इसकी थ्रू। अब याद करो, ये मैंने बैलेंस शीट आपको पढ़ाई है, कैसे पढ़ाई है, इसको मैंने नाम चेंज करके आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से पढ़ाई थी, या अब याद आ जाएगा आपको।
ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन को ही एक्चुअल में बैलेंस शीट कहते हैं, जस्ट फॉर्मेट चेंज कर दें, वहां पर हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे ना तो वो हम उसे कह देंगे कि ये वो हो गया है। मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो इसी पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। तो अब मुझसे सवाल छोटा सा ये है कि हमें एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या समझ आता है आपको? मैंने आपको म्यूट शूट तो नहीं किया हुआ? अजीम, शौकत, रिजवान, उमर, प्लीज। ओ भाई, हेलो। मैसेज आ रहा है मुझे लगता है। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैं ही बता देता हूँ आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब, यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जिसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का फाइनेंशियल, इसमें यहाँ पर पोजीशन का मतलब ये होता है कि एसेट, एसेट को मैंने एक वर्ड से याद करें, आपको बताया था कि ये फ्यूचर रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। और लाइबिलिटी का मतलब मैंने बताया था आपसे, ऑब्लिगेशन। इक्विटी का मैंने बताया था ऑनर्स क्लेम, डिमांड करना। तो अब ये देखें, इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ऐसे ही है ना। अब इन तीनों लफ्जों का मतलब याद रखिएगा कि क्या कंपनी के पास, ये तीन वर्ड्स जिन पे कर्सर है, क्या कंपनी के पास इतने फ्यूचर रिसोर्सेज हैं, अब इज इक्वल टू कि क्या कर सकें वो, कि आने वाले टाइम के अंदर जिसने उसने उधार लिया, ऑब्लिगेशन का मतलब उधार लिया हुआ है, उसके पैसे चुका दे। यानी कि इन फ्यूचर रिसोर्सेज को इतने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली क्या यूटिलाइज किया जा रहा है कि वो क्या कर सकें। इज इक्वल टू का मतलब क्या कर सकें कि आने वाले टाइम पर वो अपने ऑब्लिगेशन, यानी कि जिनसे पैसे उधार लिए हैं उनको दे सकें, और जिन ऑनर्स ने पैसा दिया है उनको प्रॉफिट की शक्ल में पैसा वापस कर सकें। अगर ये दोनों मेरे फ्यूचर रिसोर्सेज इतने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या वो आने वाले उधार और ऑनर का प्रॉफिट चुका रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरी पोजीशन बेहतर है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, अगर फ्यूचर रिसोर्सेज एसेट ज्यादा हो जाए, लायबिलिटी और इक्विटी कम हो जाए, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? यानी कि यहाँ पर इज इक्वल टू के बजाय हम ये करें कि ये एसेट ग्रेटर देन लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ऐसे भी तो आप कह सकते हैं ना कि सर ये तो बेस्ट सिचुएशन है, चले ये तो बुरी सिचुएशन होगी ना कि इफ द एसेट इज लेस देन लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है। तो एसेट ग्रेटर देन लायबिलिटी प्लस इक्विटी जब है, तो क्यों ग्रेटर है तो बेहतर नहीं है? नहीं बेटा, इसका मतलब यह है कि आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास रिसोर्सेज को आपको इतने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है कि आप वो कर सको। और दूसरा, आपको वैसे भी पता होगा कि एसेट
को खरीदने के दो ही तरीके, या एसेट को पैसे से खरीदा जाएगा या उधार पर खरीदा जाएगा। और अगर आप इस चीज को बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस करते हुए आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपको ये बताता है कि आपको अपने एसेट को किस तरह से परचेज करना चाहिए। ठीक है, और ऑल्टरनेटिवली और भी तरीकेकार हैं। ठीक है जी। तो पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे रिसोर्सेज इतने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हैं कि वो यूटिलाइज हो रहे हैं कि आने वाले टाइम पर ऑब्लिगेशन और क्लेम को फुलफिल कर सकें। अगर तो वो कर रहे हैं तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर है। ठीक है, फिलहाल तो ये दो स्टेटमेंट्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और आपको मैं एक टेम्पलेट भी बनाकर भेज दूंगा, इस पे आपको टेम्पलेट को आपने खुद देखना है, समझना है। फिर नेक्स्ट क्लास में जैसे ही हम आएंगे तो सबसे पहले आपसे वो मैं टेम्पलेट डिस्कस करूंगा कि बेटा मुझे बताएं, और मैं एक एक बच्चे से ये बात पूछूंगा कि मुझे इनकम स्टेटमेंट बताएं क्या होता है, मुझे बैलेंस शीट बताएं क्या होता है, बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, इक्विटी हमें क्या बताती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें क्या बताता है, इसके कंपोनेंट्स के नाम क्या हैं। वो जो टेम्पलेट्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लिखे होंगे उनके आपको नाम आने चाहिए। उसमें अगर किसी की डेफिनेशन नहीं आती होगी आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो फौरन बाद में आपके ग्रुप में वो टेम्पलेट, जो एक्सेल का एक टेम्पलेट है, वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको ज्यादातर सर्विस बिजनेस जो अकाउंटिंग पढ़ाई वो सर्विसेज से पढ़ाई है, लेकिन मैं आपको जो वो दूंगा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टॉक होल्डर इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो टेम्पलेट भेजूंगा वो मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भेजूंगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि अब हमने फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है। ठीक है, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंस नहीं होते, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज बदलती हैं। जैसे अगर आपका बिजनेस जो है वो सर्विस पे है तो इनकम स्टेटमेंट पे कैसे होगा, वो ऐसे, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए रेवेन्यू हेडिंग आएगी, व्हाटसोएवर कोई भी बिजनेस हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर सर्विसेज है तो यहाँ पर लिखा जाएगा सर्विसेज। अब वो सर्विसेज मेरा क्या बिजनेस है, सर्विस के मेरे बिजनेस का नाम है रिपेयरिंग, तो मैं आगे लिखूंगा रिपेयरिंग रेवेन्यू। ठीक है जी। मेरा अगर और कोई सर्विसेज का बिजनेस है, टीचिंग का बिजनेस हो तो मैं यहाँ पर टीचिंग लिख दूंगा। रिपेयरिंग का बिजनेस है रिपेयरिंग का लिख दूंगा। हॉस्पिटल हॉस्पिटल का मैं है तो हेल्थ लिख दूंगा। व्हाटसोएवर जो भी बिजनेस है, सर्विसेज की जो भी टाइप है वो यहाँ पर, फिर रेवेन्यू यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जी मेरा, ये टेम्पलेट बना रहा हूँ एक छोटा सा, कि जी मेरी 1,000 सेल हुई है। फिर मैं नीचे आऊंगा, उसमें से मैं लेस करूंगा CGS, सॉरी CGS नहीं आ सकता क्योंकि मैं ऊपर सर्विस रेवेन्यू के बना रहा हूँ, ये उसके अंदर आता है। यहाँ से पे आऊंगा तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाऊंगा, लेस ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने हेडिंग बनाई, यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेजेस एक्सपेंस। ठीक है, जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है जी, यूटिलिटीज एक्सपेंस। ठीक, इन सब को मैं इसमें से माइनस करता जाऊंगा। ये वेजेस मैंने लिख दी जी 10 रुपए ब्रैकेट में, जगह स्पेस ये। ठीक है जी। इस तरह से आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया उसका। अगर यही, ये मैंने किसके लिए बनाया है, ये मैंने बनाया है सर्विसेज के बिजनेस के लिए। अगर यही चीज बनती उसके लिए, मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ। वो ही रहा कॉपी, बट एनी हाउ मैं यहीं पर अब चेंज कर रहा हूँ इसे। ये वाला वर्ड चेंज हो जाएगा अगर ये मेरा बिजनेस सर्विसेज से हटके मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं होगा, वो भी रेवेन्यू। यहाँ पे वर्ड आ जाएगा सेल। फिर यहाँ पर मैंने जो ऑल एक्सपेंसेस माइनस किए ना, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस की कैटेगरीज बन जाएंगी। पहली तो जो है सीधी सी सीधी
सीजीएस क्योंकि सर्विसेज के बिजनेस में ना आपका कोई मेजर एक्सपेंस नहीं होता रॉ मटेरियल खरीदते हुए लेबर को देने के लिए।